नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया डर लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो सब भूल जा रहे हैं, दिक्कत हो रही, ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं होगा हमारा कि नहीं हो पाएगा। देखिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो ये मानिए कि आप पढ़ने लिखने वाले सीरियस बच्चे हैं। मतलब अगर इस किसी को ये नहीं लग रहा है ना तो उसको अपने इलाज कराने की ज़रूरत है, या उसको मेरे से पूछने की ज़रूरत है कि भैया मेरे को डर नहीं लग रहा है, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अगर आपको कुछ भूल रहे, आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भाई आखिरी समय में करें क्या, ये तो नॉर्मल है, आप समझ गए। बस आपको डर को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अगर अभी आपको लग रहा है अभी 12 दिन बचे, 10 दिन बचेंगे, और ज़्यादा डर लगेगा, 7 दिन में और ज़्यादा लगेगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले और ज़्यादा लगेगा, एग्ज़ाम के दिन और ज़्यादा लगेगा। तो आपको बस ये समझना है कि यार ये डर ना नॉर्मल चीज़ है, और ये आगे भी लगेगा, मेंस में भी लगेगा, इंटरव्यू में भी लगेगा। आपको बस इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और ये मानसिक अवस्था है और कुछ नहीं। आप बस ये सोचिए कि यार सबको डर लग रहा है, और अगर मैं अपने डर को थोड़ा भी कम कर लिया ना तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बस ये सोचिए, मेरे को भी डर लगता था, मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो सेलेक्टेड हुए सबको डर लगता था, और वो क्वालिफाई किए। और अगर ज़्यादा डरोगे ना तो फिर वो गेस नहीं कर पाओगे आप, इसलिए अपने दिमाग को संतुलित रखना है। दूसरा सवाल ये है कि भैया इस आखिरी समय में पढ़ें क्या। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए तो वो जो बोलते हैं ना समुंदर है, खासकर प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का भी है हमारे यहाँ, तो समुंदर है। अब समुंदर में पढ़ें क्या, क्योंकि आखिरी समय में वो चीज़ पढ़ना चाहिए जिससे आउटपुट ज़्यादा मिले। तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि यार छत्तीसगढ़ तो खूब पढ़ो। छत्तीसगढ़ इतना ज़्यादा पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो कि मतलब रट जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही ना डिसाइडिंग फैक्टर है। कोई नहीं मानता लेकिन ये सच में डिसाइडिंग फैक्टर है। कट ऑफ छत्तीसगढ़ ही आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है। जीएस में सब बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। तो छत्तीसगढ़ अब रट डालो। आपको लग रहा है ना आप छत्तीसगढ़ के मास्टर हो, तो भी दिन में कम से कम 4 घंटे छत्तीसगढ़ पढ़ो। मेरी बात लिख के ले लो, कम से कम 4 घंटे छत्तीसगढ़ पढ़ो। कम से कम 1 घंटे करेंट अफेयर पढ़ो। ये दो चीज़ तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अब अगला सवाल आता है, सी सेट कम से कम आधा पौन घंटा पढ़ो अगर आप उसमें कमज़ोर हो। और ज़्यादा कमज़ोर हो तो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ो। कम कमज़ोर हो लेकिन रोज़ देखो सी सेट, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाषा, ये सब रोज़ देखो। अब अपन बात करते हैं कि यार हाई प्रोबेबल टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है, जिनको पढ़ना ही है। उससे पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपन टॉपिक्स पे आएंगे। ये ना पिछले कुछ सालों के 2021, 22, 23 और 24 में किस विषय से कितने सवाल आए हैं उसका एक डाटा है, लेखा जोखा है। जैसे 2021 में पॉलिटी से 8 सवाल आए हैं, 22 में करीब 13 सवाल आए हैं, 23 में करीब 10 सवाल आए हैं, 24 में थोड़ा कम हो गए, 6-7 सवाल आए। लेकिन फिर भी अगर आप एवरेज निकालोगे, सबको जोड़ोगे, सी सेट में करना है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अब जोड़ लो, 21 धन 31 6 37 बटे 4 कर लोगे तो करीब 9.25 आएगा। मतलब 9 सवाल के आसपास पॉलिटी से आते हैं। अगर इतिहास की बात करें, 9 आए थे, फिर 6 आए, फिर 15 आए, फिर 12 आए। मतलब इतिहास का थोड़ा वेटेज बढ़ रहा है। अगर इसका एवरेज हम निकालें, ऑन एन एवरेज 11-12 सवाल आ रहे हैं। फिर अगर भूगोल की बात करें, 21 में 7 सवाल थे, 8 7 8, मतलब 7-8 अपन 8 मान सकते हैं, 7.5 एवरेज है, 8 सवाल करीब भूगोल से आते हैं। फिर अगर करेंट की बात करें, 12 सवाल, 9 सवाल, 11 सवाल, 11 सवाल, मतलब ऑन एन एवरेज 11 सवाल करेंट अफेयर से आ रहे हैं। साइंस टेक की बात करें, 7 सवाल, 6 सवाल, 6 सवाल, 6 सवाल, तो करीब 6 सवाल साइंस टेक से आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें, 2 सवाल, 5 सवाल, कोई सवाल नहीं, पिछले बार 4 सवाल जीडीपी से खूब पूछ लिए थे, करीब 3 सवाल आ रहे हैं। इन्वायरमेंट की बात करें, 3 सवाल नहीं आए, 1 सवाल, 3 सवाल, मतलब करीब 2 सवाल आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये ट्रेंड करीब करीब स्थिर है। तो आप ना ऐसा बहुत ज़्यादा कोई रिस्क लेके मत जाइए कि अब मैं पूरा इन्वायरमेंट पढ़ लूँगा, तेरा भाई पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा। हो सकता है इस बार इकोनॉमिक्स से 14 सवाल आ जाएं, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए मैं पिछले 4 साल का बता रहा हूँ कि भाई 4 साल में नहीं हुआ तो 5वें साल अगर आपकी बहुत बुरी किस्मत होगी तभी होगा, और हो गया तो सब फंसेंगे। तो आप उसको देखिए। अब देखिए अपने को ज़्यादा फोकस किसको करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री को, ठीक, करीब 11 सवाल हैं एवरेज। दूसरे नंबर पे फोकस करना है करेंट को, क्योंकि करीब 11 सवाल हैं।
तीसरे नंबर पे देना है पॉलिटी को, 9 सवाल हैं। चौथे नंबर में देना है भूगोल को, 8 सवाल हैं। पाँचवें नंबर में देना है साइंस टेक को, 6 सवाल हैं। फिर इकोनॉमिक्स, फिर इन्वायरमेंट। मतलब आपके दिमाग में खाका रहना चाहिए कि यार ये सवाल इस विषय से आते हैं। अब अगला सवाल ये है कि भाई इनमें भी पूरा पढ़ने आप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं ये बताऊंगा कि पिछले 6-7 साल से किस टॉपिक से सवाल खूब ज़्यादा आए हैं। एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले अपन पॉलिटी उठाते हैं। पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, ग्रुप में है भी, एक वीडियो हम लोग लेके भी आए थे इसके ऊपर। आप लोग जो देख लिए उसके लिए तो अच्छी बात है, फिर से याद दिला दो, जो नहीं देखें ग्रुप में है ये, ठीक। पॉलिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मतलब कि विधेयक के बारे में, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, समितियां जो हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। जैसे लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन में केवल लोकसभा के। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बार बार पढ़ना है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है, स्पीकर उसको वो देता है, मंजूर करता है कि यह धन विधेयक है, प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है, राज्यसभा उसको 14 दिन रोक सकती है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। संयुक्त बैठक कब होती है। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा का सीट, ये देखो हर साल सवाल आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़ है। आपको ये पता रहना चाहिए किस राज्य की कितनी सीट है, खासकर ऊपर के जो राज्य हैं। ऊपर मतलब टॉप से आप देख लेना कि यार यूपी सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, लोकसभा में, राज्यसभा में। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों में सेम नहीं है, राज्यसभा में कोई ऊपर हो जाता है, लोकसभा में कोई हो जाता है। फिर यहाँ से आ रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में। तो 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो उससे पहले जो कमेटियाँ बनी, जेवीपी कमेटी, फिर धर समिति, तो वो ना बार बार पूछ रहा है ये समिति में कौन कौन थे, इस समिति की अध्यक्षता किसने की, तो वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक। फिर संविधान संशोधन के बारे में आ रहा है, 368 अनुच्छेद में है, और क्या प्रक्रिया होती है। जैसे दोनों सदन के अलग अलग 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन जरूरी होता है, और इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो पूछती। फिर परिषद है, जैसे क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। तो जो क्षेत्रीय परिषद है वो संविधान से नहीं बनी है, वो 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, अधिनियम था, उससे बनी है। 5 जो मेन क्षेत्रीय परिषद हैं, फिर एक नॉर्थ ईस्ट परिषद है। तो आपको ना घुमाने के लिए भी पूछ सकता है कि मध्य जो परिषद है क्षेत्रीय, उसमें कौन कौन से राज्य हैं। आपको पता है उत्तराखंड ना मध्य परिषद में है। अब आपको लॉजिक समझना है कि पहले ना यूपी और एमपी थे, अब यूपी से कट के उत्तराखंड बना, तो भाई वो भी मध्य में आ जाएगा। तो ये मध्य वाले हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले उत्तर वाले हैं। तो आपको जो राज्य में कंफ्यूज हो गए ना, वो देखना है, ठीक। अंतर्राज्यीय अनुच्छेद 263 से बनती है, सरकारिया समिति की सिफारिश से बनी, ऐसे अलग अलग चीज़ें। न्यायाधीश के बारे में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं, इसलिए पहले न्यायाधीश जैसे एच जे कानिया थे। मैक्सिमम टेन्योर क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तक रहता है, हाई कोर्ट का 62 तक रहता है। फिर राजनीतिक दल, खासकर राज्य दल और राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे मिलती, कितने वोट। फिर दल बदल के जो अधिनियम है, 52वां संविधान संशोधन है, ठीक। उसके बाद फिर आयोग, खासकर वित्त आयोग, चुनाव आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। फिर एक राज्य वित्त आयोग है जो राज्य और पंचायत के बीच करता है। फिर मूल अधिकार के बारे में पूछता है। मेन अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कि 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, पंचायती राज। फिर 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं, पहले सिंधी जुड़ी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जुड़ी। अनुच्छेद कौन कौन से थे, 21 था, 71 था, 92 था। मैं बताने लग रहा हूँ, मैं इसीलिए रोक रहा हूँ अपने आप को कि भाई अभी टॉपिक बता रहा हूँ, अगर जो बोल रहा हूँ उसी सवाल आ जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये केबीसी में भी सवाल आया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसद में भाग लेता है, बहस करता है लेकिन वोट नहीं डालता, वो ये है। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, बजट के बारे में है। संविधान निर्माण का इतिहास, ये इतिहास में भी और इसमें संविधान जिसमें मानिए, लेकिन 73। फिर 1813 का अधिनियम, 33 का अधिनियम, 53 का अधिनियम, 58 का अधिनियम, 61 का अधिनियम, 91 का अधिनियम। खासकर 1909, 19 और 35 बहुत जरूरी है। इसका एक वीडियो हम लोग का सेपरेट, उसको आप कहानी टिप हम लोग बनाए, वो देख सकते हो अगर आप नहीं पढ़े हो तो।
तो ये पॉलिटी के टॉपिक हैं। अगला अगर मैं बात करूं भूगोल की, तो सबसे ज़्यादा सवाल आप देखोगे ना तो हिमालय से आ रहे हैं। भौतिक विभाजन, जो हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थल, इनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे बेसिक चीज़ है कि हिमालय भारत का सबसे नवीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो नव प्राचीन भूखंड है वो प्रायद्वीपीय भारत है। इसी से 3 सवाल या 4 सवाल आ चुके हैं, इतना अगर आपको पता है तो। ठीक। हिमालय का विभाजन देख लीजिएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। फिर नदी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती, खासकर जो बड़ी नदियाँ हैं। नदी जल विवाद, कौन कौन सी नदियों के बीच चल रहा है, किस राज्यों के बीच। फिर बांध, मेजर बांध कहाँ कहाँ है। भूगर्भिक इतिहास से ना एक बार सवाल आया तो मैं बोला कम से कम ऊपर से देख लेना, जो सवाल आया वो देख लेना कि यार वो जो थ्योरी है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है लेकिन आया है सवाल तो मैं बोला बता दूं। फिर फसल और राज्य, ये वीडियो है हम लोग का, इसको एक बार आप लोग देखोगे ना, जो भी 15-20 मिनट का है, 10-15 मिनट का, याद हो जाएगा। इससे सवाल आ रहे हैं हर बार। खनिज का मैं पक्का लेके आ जाऊंगा, खनिज किस क्षेत्र में मिलता है, जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है, ये आपको देखना है। इससे भी सवाल खूब आए हैं, अगर आप पिछले 5-6 साल पहले का देखोगे जब हम लोग दिलाते थे तो खूब, कि यार टोडा जनजाति नीलगिरी वाले एरिया में रहती है, सेंटनलीज, जारवे, अंडमानीस, निकोबारीस, ये सब अंडमान इलाके में है। तो कुछ कुछ जनजाति ध्यान रखना है, उससे सवाल बन जाता है। फिर मानसून पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा रहती है, लेटराइट के बारे में, आपका क्या बोलते हैं काली मिट्टी के बारे में। फिर जनगणना के बारे में थोड़ा डाटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हुई नहीं है, और अंडमान और लक्षद्वीप थोड़ा सा फोकस एरिया है पीएससी का, तो वो देख लीजिएगा। अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान में पहले जो एरिया इनका था ना, वो जो 10वीं की जो पुरानी वाली किताब थी, वहाँ से वो खूब ठीक ठाक पूछते थे। केमिस्ट्री की बात करें तो आवर्त श्रेणी के बारे में, पीएच मान के बारे में पूछते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इनका फार्मूला देख लीजिएगा। यहाँ से ठीक ठाक सवाल आते हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, वो जो कई चीज़ है ना, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका ना फार्मूला देख लेना, हर साल एक सवाल आता है। और जो 10वीं की पुरानी बोर्ड है, बस इतना देख लेना कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये 4 चीज़ें हैं, 4 का देख लेना, 1 नंबर मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर। फिर मेटल, उन एलॉय, इनके बारे में, अपरूप जैसे कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट। बायोलॉजी की बात करें तो एक तो विटामिन देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, स्टोमेटा के बारे में, वायरस के बारे में, जीन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में जैसे ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, ये अलग अलग जो हार्मोन है ना, वो देख लीजिएगा। फिजिक्स की बात करें तो ये सवाल लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना कि अच्छा हाँ यार रिफ्रैक्शन ये होता है, रिफ्लेक्शन ये होता है, और कुछ नहीं। ध्वनि के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ये जो जैव उर्वरक है ना, इससे सवाल पूछा है तो ये देख लेना। कीटनाशक देख लेना, पीएसएलवी जीएसएलवी देख लेना, ये तो करंट में भी है लेकिन पूछता है यहाँ से। इकोनॉमिक्स में बात करें तो सबसे ऊपर मैं रखूँगा जीडीपी को। ठीक, जीडीपी, जीएनपी, व्यक्तिगत आय, इसके ऊपर एक वीडियो भी हम लोग लेके आए थे, छोटा सा 8-10 मिनट का। कई लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसके बारे में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। रिन्यूएबल एनर्जी से पूछता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता, कितनी फसलों में है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या अंतर है। कृषि जनगणना से थोड़ा सा। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समितियाँ, जो अलग अलग समितियाँ हैं ना, ये बैंकिंग से जुड़ी है, इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी वो। फिर बेरोजगारी और गरीबी के बारे में सवाल पूछता है, जैसे गरीबी किससे मापते हैं, कौन कौन सी समितियाँ हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया, क्या आया। फिर रेपो रिवर्स रेपो रेट अभी क्या है, होती क्या है। और सीधी सी चीज़ है, जैसे ये ना कंसेप्चुअल चीज़ है, ऐसा समझो कि एक मान लो बैंक है, ठीक, बैंक के पास 100 रुपये है, ये लोगों को उधार देगा। या अब ये जो रेट है, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, ये जैसे अब बैंक रेट है मान लीजिए, बैंक रेट मतलब होता है, या सीआरआर है, ये क्या है सभी का आप समझ लो, सीआरआर, एसएलआर। अब सीआरआर मान लीजिए 10% है, इसका मतलब ये है कि बैंक 10 रुपये अपने पास रखेगा, बाकी 90 रुपये लोन देगा। अब आपसे पूछा कि सीआरआर अगर बैंक आरबीआई बढ़ाता है तो क्या होगा। अगर आरबीआई इसको 10 से मान लो 50% कर दिया, तो 50 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, बाकी 50 लोन देगा, मतलब लोन देने की बैंक की जो क्षमता उसमें कमी आएगी।
CRR अगर कम होगा तो लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। सेम चीज़ SLR में है, सेम चीज़ बैंक रेट में है, अगर वो कम होगा तो लोन ज़्यादा बटेगा। तो ये बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। फिर 5 ईयर प्लान के बारे में ये पता रहना चाहिए। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण में जो मैक्सिमम टॉपिक हैं, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व, थोड़ा कठिन सवाल पूछ रहा था लेकिन देख लेना कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेटवर्क में कौन सा शामिल है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। फिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव वाली हैं, कौन सी गैसों का पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर अम्ल वर्षा के बारे में, अम्ल वर्षा सीधी सी है कि भाई दो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। इन लोग क्या करते हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और एक कार्बनिक अम्ल बनता है, और इससे अम्ल वर्षा होती है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। देखो फ्लो में गलत बोल दिया मैं, तो इसीलिए मैं पढ़ाता कम हूँ कि भाई दो गैसें होती, ठीक बोला था मैं, सल्फर डाइऑक्साइड CO वाली नहीं है, NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मान लो, NO वाली, इससे H2SO4 बनता है मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे HNO3 बनता है। ये दोनों अम्ल हैं। तो बस ये दो गैस हैं, दो अम्ल हैं, ये नुकसान करते हैं, ये अम्ल भी है। फिर जैव विविधता संरक्षण का ex-situ, in-situ, अल्फा बीटा गामा विविधता, ओजोन होल कैसे होता है, डॉप्सन यूनिट। हीट बजट के बारे में एक बार पूछा सवाल प्रस्फुटन, कि भाई आप खेती करोगे, उसमें उर्वरक डालोगे, वो जाएगा क्या बोलते हैं तालाब में, तालाब में खूब ज़्यादा फिर शैवाल उग जाएंगे, वो उगेंगे तो फिर वो पूरी ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर जीव है उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वो मर जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये वाला पूरा, इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है, ठीक। अब अपन देखते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर में क्या देखना है। आर्ट एंड कल्चर में आपको देखना है एक तो कला, कला और कौन सा उसमें राज्य है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई प्रसिद्ध कला है, उसमें कौन सा राज्य फेमस है। फिर मंदिर देखना है कि ये मंदिर, इसको कौन बनाया। फिर आधुनिक कलाकार राजा रवि वर्मा से पूछा था, तो वो ध्यान रखना है। और किताब और उनके ऑथर, ये पुराने ज़माने में, हम लोग के ज़माने में बहुत पूछता था, तो फिर भी थोड़ा देख ही लेना यार। अब अपन आ जाते हैं इतिहास में। इतिहास क्योंकि इनका फेवरेट टॉपिक है, आखिरी में इसीलिए बताया। इतिहास में क्या है, सबसे ज़रूरी तो यार बौद्ध और जैन धर्म, ये कर ही लेना। इससे एक हर साल 2 सवाल आते हैं कम से कम, और बहुत बेसिक सवाल आते हैं। फिर प्राचीन दर्शन, इसमें एक काम ये करना, एक हम लोग का वीडियो भी है, मेंस का सिलेबस उठा लेना, कुछ नहीं होता, बस देख लेना। चावार की ये, शंकराचार्य अद्वैतवाद, विवेकानंद का ये दर्शन, क्या बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय का ये दर्शन, मतलब नाम ध्यान रख लेना, वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं। षड दर्शन कौन कौन से हैं उनके बारे में बस एक एक लाइन जान लेना, उससे आपका सवाल बन जाएगा। चावार के बारे में अगर आपको ये पता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, भले घी ऋण ले लेके घी पियो। वो बोला कि भाई जो मेरे को दिखेगा, जिसको मैं टच कर सकूंगा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अब मेरे को आत्मा नहीं दिखती, मैं नहीं मानूंगा, भगवान नहीं दिखते, मैं नहीं मानूंगा, आसमान को मैं नहीं छू सकता, मैं नहीं मानूंगा। ये चावार का दर्शन है। फिर साहित्य के बारे में, उस समय जो साहित्य लिखा गया, गुप्त काल और मौर्य काल, थोड़ा सा उससे सवाल आते हैं। और यात्रियों के बारे में, यात्रियों के बारे में ये सवाल, बौद्ध में बौद्ध संगति भी देख लेना। यात्री, जो जो यात्री आए वो आधुनिक काल तक जितने यात्री आए ना, एक सवाल पूछते ही है, तो आपको यात्री फोकस करना है। मध्यकालीन इतिहास में बात करें तो मुगल काल के जो राजा हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत सवाल पूछता है। फिर सल्तनत देख लेना, बेसिक बेसिक सल्तनत, जैसे आपको ये पता रहना चाहिए कि यार गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये क्रम है, ये राजा थे मेन, ये काल था, उसी से आप कई सवाल बना लोगे। सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक। फिर भक्ति और सूफी के बारे में थोड़ा बेसिक, विजयनगर के बारे में कि विजयनगर के कौन कौन से राजा थे, कृष्णदेव राय के बारे में, मतलब बेसिक सवाल पूछा था ना कि अरवेडु वंश और ये किस वंश से संबंधित है, विजयनगर। तो जिसको थोड़ा भी पता है वो बना लेगा। बहमनी, वो जो 5 भाग में बांटा, वो क्या क्या था। फिर मराठा के बारे में अष्टप्रधान से सवाल पूछा था। और वास्तुकला के बारे में, जो ये बनाए, मतलब इनके जो इमारत है ना, कि अच्छा अकबर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, वो पता रहना चाहिए आपको।
फिर आधुनिक भारत में बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो है, वो मैं सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं बोलूँगा यार एक्ट्स हैं, खासकर 1909 1935। उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन है, कब कब हुए, कौन अध्यक्ष था, पहली महिला, पहले मुस्लिम, पहले ये पहले वो। फिर सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, खासकर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब। पत्र पत्रिकाएं जो वो जारी किए, सीधा पूछता है ये बहिष्कृत भारत किसने लिखी, डॉक्टर अम्बेडकर ने। फिर आंदोलन, खासकर किसान और जनजाति, इनमें इनका बहुत फोकस है। वो क्रम से जमाने को भी बोल देते हैं। तो ये आंदोलन कब हुआ, फिर ये कब हुआ, वो कब हुआ। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, 4 5 डेट ध्यान रखना बस, आप फिर बना लोगे कि अच्छा यार युगांतर सभा बनी, फिर वो हार्डिंग की बग्घी में बम फेंक दिए खुदीराम बोस लोग। फिर HRA बनाए, सचिन नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल लोग 1924 में। फिर भगत सिंह नौजवान भारत सभा बनाए, 1928 में इन लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इन लोग। उसके बाद 1929 में 8 अप्रैल को बम फेंके, उससे पहले सैंडर्स को मारे। उसके बाद फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। उसी समय फिर सूर्य सेन जो थे मास्टरदा, उन्होंने चटगांव विद्रोह किया उस समय। और यही है घटना, आपको पता है ना, क्रांतिकारी आंदोलन खत्म, पढ़ना ऐसे ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। फिर कालक्रम में जैसे पोस्ट 1940 की जो घटनाएं हैं कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, आपको ये पता रहना चाहिए किसके बाद क्या हो रहा है, कहानी पता रहना चाहिए, आप आराम से बना लोगे। ठीक। एक ये भी सवाल आया था कि कौन सी घटना 1945 में नहीं हुई, एक ये भी आया था कि इनमें कौन कौन सा है। तो वो फिर प्रमुख युद्ध जो हुए छोटे मोटे, वो पुराने से ले लेना कि यार पानीपत हो गया, वो हुमायूं और उसका युद्ध पूछा एक बार, शेरशाह का, कि कौन सा क्रम में नहीं जमा है, तो युद्ध देख लेना। और गांधीवादी आंदोलन, गांधी जी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो गांधीवादी आंदोलन आपको देखना है। तो ये ध्यान रखना है, ये मैं कोट इसलिए दे रहा हूँ कि देखो ये अब्राहम लिंकन की कोट है कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब है कि अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं शुरू के जो 4 घंटे है ना, उसमें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। तो हमको क्या करना है, हम सीधा ना पेड़ काटने भिड़ जाते हैं कि प्रीलिम्स है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। भाई रणनीति तो बनाओ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है। रणनीति बहुत जरूरी है। सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, सीसेट कब पढ़ना है, छत्तीसगढ़ कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है, ये रणनीति ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको समय ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तभी आप सफल होगे। केवल भेड़ चाल में चलोगे ना कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक। ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब शांति काल में जितना ज़्यादा आप पसीना बहाएंगे, उतना कम आपको युद्ध में खून बहाना पड़ेगा। तब देखो अभी आपके पास समय है, अभी ये शांति काल है प्रीलिम्स के पढ़ने के लिए। आप इसमें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, आप सब छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, हर डिस्ट्रैक्शन हटा दो, केवल पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा, उतना कम परेशान होना पड़ेगा प्रीलिम्स के पेपर में या पूरे जीवन में। मतलब अभी आपको जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, तभी आप आगे सफल हो पाओगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में फिर आप हंसते रहोगे। और जो अभी मजा कर रहे हैं ना, अभी इधर उधर मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, वो उस दिन रोएंगे, उस दिन 4 दिन तक रोएंगे कि यार कैसे हो गया, क्या हो गया। और जो अभी मेहनत कर रहे हैं ना, अभी सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो उस दिन हंसेंगे। तो इसीलिए आप उस दिन हंसने के लिए अपने को तैयार रखिए। तो ये हमारा वीडियो था छोटा सा। आपको मतलब आप 2 3 चीज़ मैं बोलूँगा, देखो प्रीलिम्स पास है इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा कम बना रहा हूँ कि आप लोग मतलब इसके कारण डिस्ट्रैक्ट ना हो कि अब ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। आप लोग की जो डिमांड होगी ना, कमेंट में लिखिएगा, जो ज़्यादा कमेंट आते हैं उसको मैं फिर सुन के वीडियो बनाता हूँ। खनिज वाला अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि डाटा थोड़ा सा उसका कम मिलता है सही, और गलत बता दो तो वो ज़्यादा अपराध है, तो इसीलिए उसको हम लोग कर रहे हैं तैयार। और भी जो आप लोग की डिमांड है कि ये भी बना दो, वो भी करंट का हम लोग एक ले आए हैं एक, अब करंट तो ख़त्म कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। और जो भी आपकी डिमांड है कि भैया इसके बारे में बनाइए, उसके बारे में बनाइए, वो बिल्कुल बताइएगा। और किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई डिप्रेस हो रहा है, तो टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। उसके बाद भी किसी को दिक्कत है तो चलिए, कोई अभी तक अगर
वीडियो देख रहा है तो इतना तो बनता है। ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, जिसको बहुत कोई दिक्कत हो रही। आप अभी तक देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसलिए कर दीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वही डाटा हम लोग देख रहे थे, उसमें ये आ रहा है कि यार जितने लोग देख रहे हैं ना 70% ऐसे लोग हैं जो अनसब्सक्राइब करके रखे हैं। तो वो एक ना मोटिवेशन का भी काम करता है, दूसरा वो आपके लिए भी अच्छा है। मैं भी नहीं कर पाता, मैं भी नहीं करता, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। उससे अच्छा ये होगा कि वीडियो फिर ना आपको दिखेगा, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके छूट जाएंगे। और हम लोग, ये तो मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपको देख के दुख हो कि ये क्यों मैं देख लिया। ये तो वादा है, भले ना बनाऊं लेकिन बनाएंगे ऐसा कि आप मतलब देख के तो नहीं गुस्सा होगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।